एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे MHI 9 का चैप्टर 32 जिसका टॉपिक है गांधीवादी रणनीति या फिर कह सकते हैं औपनिवेशिक राजसत्ता के विरुद्ध संघर्ष में गांधीवादी रणनीति का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांधीवादी रणनीति का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद साम्राज्यवाद के खिलाफ गांधीवादी रणनीति थी क्या, और लास्ट में हम देखेंगे इसके कुछ आवश्यक घटक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन एक जटिल और शक्तिशाली परिघटना थी। इसका प्रत्यक्ष और किसी एक तकनीक से सामना नहीं किया जा सकता था। इसके लिए विभिन्न प्रकार के अनेक प्रविधियों की जरूरत थी। इन प्रविधियों का लचीला होना भी आवश्यक था ताकि इन्हें समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित किया जा सके, ताकि साथ ही इतना टिकाऊ व मजबूत होना चाहिए नेतृत्व के परिवर्तन से इनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। गांधीवादी रणनीति का निर्माण। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में गांधी की रणनीति किसी खाके या किसी घोषणा पत्र के रूप में सूत्रबद्ध नहीं है, ना ही पहले से तैयार थी। ये अनुभवों व घटनाक्रमों के आधार पर विकसित हुई। इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन में आधारित उदारवादियों की राजनीतिक समस्याएं समझ ली थी, रणनीतिक सीमाएं समझ ली थी। अन्य विकल्प भूमिगत राजनीतिक हिंसा थी। इस राजनीति का जन्म स्वदेशी आंदोलन से हुआ। भूमिगत हिंसा की राजनीति का प्रयोग बंगाल में आजमाया गया और अंग्रेजों ने उसका दमन शुरू कर दिया। इन दोनों तकनीकों की असफलता से गांधी जी परिचित थे, इसलिए विकल्प में अहिंसक असहयोग को अपनाया। आंदोलन के लिए अहिंसा प्रभावी नीति थी, यानी कि जो गांधीवादी रणनीति का निर्माण हुआ था वो पहले से तय हुई नहीं थी या पहले से बनाई हुई नहीं थी कि हमें इस तरह से फॉलो करना है, आगे हमें क्या क्या करना है। इसका विकास जो हुआ अनुभव और घटनाक्रम के बाद हुआ, मतलब जो जो हमने सीखा और जो जो घटनाएं घटित हुई उनके आधार पर हुआ। हिंसा का हमने देखा था बंगाल में, जिसे अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, और इसका जन्म कब हुआ था? हमारा स्वदेशी आंदोलन से हुआ था। गांधी जी ने भारत में दक्षिण अफ्रीका में 1908 से लेकर 1914 में अपनाई गई सभी तकनीकों का प्रयोग किया। गांधी जी ने 1904 में प्रिटोरिया में इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस नामक प्रेस की स्थापना की थी। जोहानबर्ग में इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला और भारत आकर यंग इंडिया और हरिजन शुरू किया। पहले दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स और ताल सवाई आश्रम चलाए। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह को 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च में प्रयोग किया। उपवास को राजनीतिक शस्त्र की तरह पहली बार 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व करते हुए आजमाया। भारत लौटने के उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका नामक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने सत्याग्रह की अपनी तकनीकी की बुनियादी रूपरेखा प्रस्तुत की। 1924 में पत्रिका यंग इंडिया के एक लेख में सत्याग्रह को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया। असहयोग और सविनय अवज्ञा एक ही वृक्ष सत्याग्रह की दो शाखाएं हैं। ये मेरा कल्पद्रुम हिंदू मिथक के अनुसार सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला पवित्र वृक्ष, और ये मेरा जमजम इस्लामी मिथक के अनुसार एक दैवीय पात्र है जो सब कुछ देने वाला है। सत्य की खोज सत्याग्रह और सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा वह प्रकाश है जो उस सत्य को जागर कर देता है। मेरे लिए स्वराज उस सत्य का अंग है। इस
सत्याग्रह ने मुझे दक्षिण अफ्रीका, खेड़ा और चंपारण और तमाम अन्य मामलों में मुझे धोखा नहीं दिया। तमाम हिंसा और नफरत इससे बाहर है। मैंने बार बार कहा है कि सत्याग्रह कभी असफल नहीं होता और स्वराज की तरह ये भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी समय गांधीवादी रणनीति का पूरी तरह से बनाया गया खाका नहीं था। ये लगातार विकसित होती रही और इस क्रम में उसमें नए तत्व जुड़ते गए। उनकी रणनीति की प्रक्रिया को देखने के लिए दो कारकों की समझदारी पूर्वक देखना होगा। सबसे पहले, तत्कालीन समूची राष्ट्रवादी राजनीति में उनका असंतोष और दक्षिण अफ्रीका के अनुभव को ध्यान में रखना होगा। साम्राज्यवाद के खिलाफ गांधीवादी रणनीति। गांधीवादी रणनीति दीर्घकाल थी। ये किसी घटना या कार्यवाही तक सीमित नहीं थी। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एक साझा रणनीति के जरिए आपस में जुड़ी हुई थी। ये रणनीति साम्राज्यवाद को अचानक हटा देने वाली नहीं थी, बल्कि विभिन्न चरणों में संचालित दीर्घकालीन संघर्ष के जरिए उन्हें हटाना था। यानी कि ये जो गांधी जी की रणनीति थी वो बहुत लंबी थी। ये किसी घटना, एक छोटी सी घटना, ये एक कार्यवाही, एक रैली, एक छोटा सा आंदोलन उस तक सीमित नहीं थी। इसमें कई सारी गतिविधियां, कई सारी चीजें थी जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुई हुई थी। इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे लगातार चलने वाली नहीं थी। और इसका मतलब इसका काम ये भी नहीं था कि एक बार में, जैसे हमने साम्राज्यवाद को एक बार एक लड़ाई करी और उन्हें हराया और खत्म। गांधी जी को ये पता था कि हम एक बार में कभी भी अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते थे, तो इसलिए इसका क्या था, ये लंबा संघर्ष चलने वाला था जिसके जरिए साम्राज्यवाद को हटाना था। प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने गांधीवादी रणनीति को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। क्या कहा है उन्होंने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बुनियादी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य दीर्घकालीन वर्चस्व की लड़ाई या ग्रामशीवादी शब्दावली में मोर्चेबंदी का युद्ध छेड़ना था। ऐसी लड़ाई जिसमें पुरुषों और स्त्रियों के दिलो दिमाग को जीतना था। विभिन्न रास्तों से लोगों के बीच अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने के लिए अलग अलग आंदोलनों और दौरों या चरणों में लड़ाई चलनी थी। इस राजनीति में दो बुनियादी बातों पर जोर दिया गया। इससे वर्चस्वशील होना और गैर कानूनी जन संघर्षों तथा कानूनी चार दीवारी के भीतर विराम के दौर। लेकिन उन्होंने दोनों ही चरणों का लक्ष्य जनता के बीच राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव का विस्तार करना था। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? साथ में ये भी लिखना है, बिपिन चंद्र, इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, नई दिल्ली 2008, पृष्ठ संख्या 40। एक बात हमें याद रखनी है, अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए हमें इतिहासकारों के कोड या फिर जो प्रसिद्ध लोग हैं जो आंसर में जिन्होंने बात कही है उनका नाम और उनकी कही हुई बात कोड करनी है, और साथ में उनकी बुक कहाँ पर उन्होंने वो बात कही है वो लिखने ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि हमने चीज़ को ध्यान से पढ़ा है। ये नहीं कि बस हम ऐसी रिवाइज करके आ रहे हैं, हमने आंसर लिख दिया। तो मतलब क्या होगा, हमने प्रॉपरली पढ़ के समझ के तब लिख रहे हैं, और उसके बाद उस आंसर को जो हमने कोड करी है उसके बाद हम उसे, अगर हो सके टाइम है आपके पास तो उसे आसान शब्दों में उसका वो भी लिख सकते हैं निष्कर्ष। या फिर आप, ऐसा होता है कि हम कोड की हुई बात को एग्जैक्ट याद नहीं है तो हम सिर्फ उसका मतलब लिख सकते हैं, सार, और ये हमने कहाँ से समझी ये ध्यान रखें। बस बुक का नाम लिख दें, राइटर का नाम लिख दें और उसकी बात की हुई को
सार की तरह लिख दे, कि एज इट इज ना लिखे कि हमने उससे ये समझा, लेकिन लिखना जरूर है, भूलना नहीं है। अगर इतना भी याद नहीं है तो बात याद हो थोड़ी सी, और फिर उनकी बुक का नेम और राइटर का नेम याद हो, ठीक है। उसके बाद गांधीवादी रणनीति पर आचरण करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त थी प्रतिपक्ष के स्वभाव पता लगाना, मतलब जो हमारे सामने अपोजिशन है उसका स्वभाव का पता लगाना। गांधी समझते थे कि भारत पर अंग्रेज केवल ताकत और उत्पीड़ना के जरिए शासन नहीं कर रहे, वे शासन जनता के दिलो दिमाग पर कब्जा करके शासन कर रहे हैं, अर्थात वे अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करके शासन का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का कार्य अंग्रेजों द्वारा स्थापित वर्चस्व को क्षीण करना और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश करना था। यानी कि गांधी जी जानते थे कि जो अंग्रेज जो भारत के ऊपर जो उन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था, ताकत और उत्पीड़न के जरिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वो लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर रहे थे। अपना जो ताकत थी वो अपना कब्जा जमाए रखने के लिए शासन का प्रयास कर रहे थे, और वो क्या चाहते थे, आंदोलन के जरिए क्या था, अंग्रेजों के वर्चस्व को कमजोर करना था, ताकि लोगों के दिमाग से ये भूत उतारना कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो उनकी हकीकत को उनके सामने लाना, और जैसे उनका वर्चस्व जो होता है वो उनका जो कंट्रोल है वो लूज होगा, और अपना राष्ट्रीय आंदोलन को बनाए रखना, मतलब उनके ऊपर उनकी छाप बनाए रखना। अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व दो तरीकों से स्थापित किया था, ब्रिटिश शासन ने सद्भावना साबित करके और अजेयता स्थापित करके। राष्ट्रीय आंदोलन का संपूर्ण दौर आरंभ से लेकर गांधीवादी चरण तक मूल रूप से ब्रिटिश सद्भावना, ब्रिटिश अजेयता दोनों धारणाओं को लगातार ध्वस्त करने की कोशिश था। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने सद्भावना की धारणा का सामना आर्थिक राष्ट्रवाद के विचारों से किया। गांधीवादी चरण में ब्रिटिश अजेयता को उसके विरुद्ध सफल संघर्ष संचालित करके शारित करने की कोशिश की गई। यानी कि उनकी जो शासन था उसको कमजोर करने की कोशिश की गई, उनकी पॉलिसियों को लोगों के सामने दिखाया गया कि इन पॉलिसियों के पीछे क्या कर रहे हैं वो, जिससे उन लोगों पर उनकी जो छाप थी वो कम होती गई। ठीक है, निम्नलिखित बातों से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष की गांधीवादी रणनीति की कुछ आवश्यक घटकों के बतौर समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें सबसे पहला घटक होगा ब्रिटिश शासन की प्रकृति को समझना, शत्रु की प्रकृति की समूची और वैज्ञानिक समझदारी हासिल करने पर यहाँ आधारित थी। गांधी के दिमाग में यह स्पष्ट था कि सभी स्थितियों में सभी रणनीतियां प्रभावी नहीं होती। उन्होंने समझ में आया कि भारत में औपनिवेशिक राज्य जर्मनी के हिटलर या रूस के जार से भिन्न है। यह शासन अर्ध सत्तावादी या एक तरह का कानूनी सत्तावादी शासन है। ब्रिटिश शासन शक्ति पर तो आधारित है, लेकिन कुछ नागरिक संस्थाओं के निर्माण पर भी आधारित है। अंग्रेजों ने संवैधानिक अवकाश उपलब्ध कराया और कभी कभी रियायतें देने को भी तैयार थे। इसके अलावा ये ऐसी सरकार थी जो ब्रिटिश संसद और इंग्लैंड के जागरूक जनमत के सामने जवाबदेह थी। ब्रिटिश शासन की इस प्रकृति ने और गांधी की इसकी समझ ने इसके विरुद्ध एक की विशिष्ट गांधीवादी रणनीति के निर्माण में कुछ भूमिका निभाई। गांधी के दिमाग में ये बात स्पष्ट थी कि सभी स्थितियों में प्रतिवर्चस्व बनाने की यह रणनीति समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकती और रणनीति को संदर्भ के मुताबिक होना होगा। मतलब गांधी की जो रणनीति थी वो इस अनुसार होनी चाहिए कि जो अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो कैसी थी, वो हिटलर की तरह नहीं थी और रूस के जार की तरह नहीं थी। वो कैसी थी, वो कानूनी सत्तावादी शासन था। मतलब क्या था, उसमें नागरिकों के लिए संस्थाओं का निर्माण बनाया गया था, उनको छुट्टी भी दी गई थी, अवकाश भी प्रदान किया जा रहा था और कुछ रियायतें भी दी जा रही थी।
इसलिए लोग जहाँ पर उन्हें थोड़ी थोड़ी सहूलियतें दी जा रही थी ताकि उन्हें एकदम ऐसा न लगे कि वो बंधवा है या मजदूर है या गुलाम है। उसलिए उनको उसके खिलाफ एकदम भड़काया भी नहीं जा सकता कि ये गलत है, ये वो करे। तो लोगों को समझाना था, उन्हें जागरूक बनाना था। तो उन्हें कैसे बनाया जाए कि लोग हमारी बात को समझ सके, हमारे खिलाफ न हों। अगर हम सामने से जाके बोल देंगे कि तुम गुलाम हो तो कौन किस बात का यकीन कैसे करेगा। उन्होंने हमें कुछ सहूलियतें दे रखी थी, जैसे हमारे यहाँ के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, कुछ एजुकेशन हमारे लिए बना दी गई थी ऐसी, जैसे हम उनके लिए उनके द्वारा दिए गए कामों को कर सकें। लोग विदेश भी पढ़ने जा रहे थे तो जो एजुकेशन लेके आ रहे थे उन्हें यहाँ पर नौकरियाँ देना वगैरह वगैरह। नंबर 2, संघर्ष में जनता की भागीदारी। संघर्ष में जनता की सहायता से चलेगा। गांधी जी को ये पता था, आंदोलन की मुख्य ताकत बौद्धिक या किसी विशेष वर्ग या प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि जनता से आएगी। इसके लिए वर्ग टकराव की जगह वर्ग संयोजन की राजनीति करने की जरूरत पड़ी। एक ही संघर्ष में शामिल विरोधी वर्गों के हितों का निपटारा अक्सर आसान नहीं होता। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय हितों को वर्गीय हितों के साथ मिलाकर अक्सर बेहद चुनौती भरा काम हो जाता है। किसानों और मजदूरों समेत समस्त जनता को साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे पर गोलाबंदी करना था। यानी कि हमें इसमें हर तरह का वर्ग चाहिए था, विशेष वर्ग भी चाहिए था, शिक्षित भी चाहिए था, किसान, मजदूर, मतलब हमें इसमें वो नहीं चाहिए था कि ऊंच नीच ये इस वर्ग का है। तो हमें सब वर्गों को साथ लेके चढ़ना था, जोड़ के। लोगों के बीच में टकराव ना हो इस बात का भी ध्यान रखना था और सबके हित की बात करनी थी। नंबर 3 पर आता है नैतिकता के आधार पर गोलाबंदी। जनता को किसी मजबूत नैतिक आधार पर गोलाबंद करना था। जनता के अभियानों में नस्ली या धर्मी मुद्दों से परहेज किया गया। खिलाफत आंदोलन नियम नहीं उपवाद था। 2 महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दे उठाए गए और वह थे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1930 में नमक सत्याग्रह। महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दों को उठाने और नस्लीय या धार्मिक मुद्दों से परहेज करने का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। इससे सुनिश्चित हो गया कि आंदोलन ब्रिटिश के विरुद्ध जवाबी नस्लवादी में पतित नहीं होगा। आंदोलन को ब्रिटिश शासन में भी काफी सहयोग मिला और वहां की मीडिया ने भी भारत के हितों को जगह दी। धार्मिक मुद्दों से परहेज करना इसलिए भी जरूरी था ताकि आंदोलन एक धार्मिक समुदाय के विरुद्ध दूसरे धार्मिक शिकायतों को ही न उठाने लगे। मतलब इस आंदोलन से धार्मिक मुद्दों को दूर रखा गया और नस्लीय मुद्दों को, जिससे लोगों में धार्मिक परहेज रखा जा सके, धार्मिक मुद्दों का परहेज रखा जा सके और ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनको नैतिक मुद्दा कहा जा सकता है, जैसे जलियांवाला बाग, नमक सत्याग्रह और ब्रिटिश मीडिया ने भी भारतीयों के लिए आवाज उठाई। नंबर 3 है आंदोलन के विभिन्न आयाम। आंदोलन लगातार चलने वाला संघर्ष था। लेकिन इसमें विभिन्न चरणों में लड़ा जाना था। संघर्ष और शांति के चरण एक के बाद एक आने थे। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया और इसके बाद लंबी अवधि तक रचनात्मक कार्यक्रम चला। इस दौरान खादी और चरखा को प्रोत्साहित किया गया, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया, वैकल्पिक राष्ट्रीय शिक्षा तैयार की गई, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द के लिए काम हुआ, अस्पृश्यता की लड़ाई लड़ी गई तथा विदेशी वस्तुओं और शराब का बहिष्कार किया गया। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के बाद संवैधानिक दौर चला, जिसमें कांग्रेस ने प्रांतीय विधायक का चुनाव लड़ा और 7 प्रांतों में सरकार बनाई। इस प्रकार सरकार के साथ खुले टकराव के दौरों के बाद
मौजूदा कानून और संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करने के चरण आते हैं। मतलब हम देखते हैं कि जो संघर्ष चला वो लगातार नहीं चला, चरणों में बट कर चला। ठीक है, यानी पहले आंदोलन चला, फिर थोड़ी टाइम तक शांति रही, फिर उसके बाद आंदोलन चला। तो हमने क्या देखा, इसमें कई सारे काम किए गए। खादी और चरखे का उपयोग पर जोर दिया गया। ग्रामीण उद्योग क्या करें, उन्हें बढ़ावा दिया गया। शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। धार्मिक सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता की लड़ाई लड़ी गई। जात पात इन सबको खत्म करने की। ठीक है, विदेशी वस्तु और शराब का क्या हुआ, बहिष्कार हुआ। फिर उसके बाद प्रांतीय विधायक में चुनाव हुए। और नंबर 6 ब्रिटिश शासन द्वारा छोड़ी गई जगहों पर विभिन्न चरण। संघर्ष को विभिन्न चरणों में चलाने की बड़ी वजह गांधी का यह अनुभव था कि जनता के पास ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है और संघर्ष के सक्रिय चरण के बाद उन्हें विराम की जरूरत पड़ती है। बलिदान। अन्य चीजों के साथ भारी जुर्माना, कैद, नौकरी छूटना, जमीन से बेदखली की उनकी क्षमता सीमित होती है और उसकी परवाह ना करना ठीक नहीं। बिपिन चंद्र लिखते हैं, अपने स्वभाव से ही कोई जन आंदोलन अनंत काल तक या लंबे समय तक चलाया या टिकाया नहीं जा सकता। किसी भी जन आंदोलन को देर सवेर उतार जाता है। कोई भी जन आंदोलन स्थायी रूप से ज्वार की दशा में नहीं रह सकता। जन आंदोलन का जीवन छोटा होता है। आराम और सुदृढ़ीकरण का सांस लेना का समय बीच में आना चाहिए ताकि आंदोलन सुदृढ़ हो सके, स्वस्थ लाभ कर संघर्ष के अगले दौर के लिए बल अर्जित कर सके। बिपिन चंद्र, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पृष्ठ संख्या 51। यानी कि जो लोगों को नुकसान हो रहा था, मतलब कि जो चरण थे वो बीच में टूटे नहीं थे, क्या था, बल्कि एक चरण से दूसरे चरण तक जाना था उन्हें। मतलब वो एक ही आंदोलन चल रहा था, लेकिन कैसे, थोड़े थोड़े गैप से, क्योंकि लोगों को भी संभलना था। लोगों के पास ऊर्जा जो थी, उनके पास स्रोत बहुत सारे नहीं थे। और वैसे भी किसी भी संघर्ष को चलाने के लिए पहले थोड़ी देर दौड़ लो, फिर थोड़ा सा ठहर जाओ, फिर चल लो, फिर ठहर जाओ। इससे क्या होता है, हम लगातार चल सकते हैं। और अगर हम एक बार में स्पीड से दौड़ेंगे तो क्या होंगे, हम हार जाएंगे, जैसे खरगोश और कछुए की तरह, जैसे खरगोश। ठीक है, अब इसके बाद है ब्रिटिश शासन द्वारा छोड़ी गई जगहों पर कब्जा। रणनीति का ये भी पहलू था कि अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई हर जगह पर कब्जा जमाया जाए। इसी तरह से सत्ता का दावा एक बारगी नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े में होना था। इसलिए 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वैत शासन के जरिए 1935 के एक्ट के जरिए प्रांतीय स्वायत्तता मिलने पर कितने भी धीरे धीरे और सीमित तौर पर संवैधानिक क्षेत्र खुला तो आंदोलन ने इसका इस्तेमाल किया। इसके पीछे राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक राजनीतिक जीवन के विविध क्षेत्रों तक फैले देना था। राष्ट्रीय आंदोलन जिस तरह से गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के जरिए गांव में पहुंचा, उसी तरह इसे संवैधानिक गतिविधियों के जरिए विधायी निकायों तक पहुंचाना था। और फिर हमारा लास्ट है केंद्रीय तत्व अहिंसा। इस रणनीति का केंद्रीय तत्व अहिंसा थी। इसे जरूरी समझा गया कि कार्यकर्ता आधारित भूमिगत आंदोलन के विपरीत जनता का दीर्घकालीन संघर्ष अहिंसक होगा। किसी भी हिंसक संघर्ष में जन भागीदारी, मानव मूल्य बेहद अधिक हो सकता है। इसके अलावा हिंसक आंदोलन के लिए टिकाऊ आधार पर जन गोलाबंदी मुश्किल होगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अहिंसा के कारण आंदोलन को व्यापक समर्थन और जन आधार हासिल हो सके।
मार्च 1930 में दांडी मार्च शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने अपने अनुयायियों को अहिंसा की रणनीति प्रासंगिकता समझाई थी। कुछ ही दिनों में लड़ाई शुरू होने वाली है, फिर भी आप सब बिना डरे कैसे आए? मुझे नहीं लगता कि अगर आपको राइफल की गोली या बम का सामना करना होता तो आप यहाँ आते, लेकिन आपको राइफल की गोली या बम से डर नहीं लगता। क्यों? मान लीजिए मैं घोषणा करता हूँ कि मैं हिंसक अभियान चलाना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि राइफलधारी लोगों के साथ, बल्कि डंडे और पत्थर के साथ ही। तो आपको लगता है कि सरकार अब तक मुझे आज़ाद छोड़ा होता? मुझे आप इतिहास में कोई एक उदाहरण दिखा सकते हैं, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका या रूस, जहां एक दिन के लिए भी सरकार की हिंसक अवज्ञा बर्दाश्त की गई हो। लेकिन यहाँ पर सरकार परेशान और उलझन में है। मृदुला मुखर्जी भूमिका, सुधीर घोष, गांधी जी, एमिसरी, नई दिल्ली, 2008। लास्ट में निष्कर्ष, ये रणनीति साम्राज्यवाद को सीधा उखाड़ फेंकने के लिए नहीं थी, टुकड़े टुकड़े दीर्घकालीन संघर्ष की थी, जिसे कई चरणों में संचालित किया गया। इस रणनीति का मुख्य मकसद ऐसे हालात पैदा कर देना था जिसमें अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन करना असंभव हो और वे देश छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये रणनीति आंशिक रूप से भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद की प्रकृति और आंदोलन के नेतृत्व द्वारा उस प्रकृति को तीसरा समझ का परिणाम थी। इसके विरोध में राष्ट्रवादी आंदोलन की रणनीति औपनिवेशिक शासन के वर्चस्व को क्षारित करना और इसकी जगह पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति वर्चस्व स्थापना करने की कोशिश करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।